नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, फोटोन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लासों में अपन पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स में किरचॉफ के नियम, जाल, प्रतिबाधाएं, इन सब के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम किरचॉफ के नियमों की सहायता से परिपथ विश्लेषण में सेकंड लूप या पास विश्लेषण पढ़ेंगे। लूप या पास विश्लेषण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। लूप या मैश एनालिसिस के बारे में बात कर रहे हैं अपन। पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में ये टॉपिक बहुत काम आएगा। कैसे भी परिपथ हो, यदि परिपथ बंद है तो किरचॉफ के द्वितीय नियम की सहायता से, जिसे वोल्टा नियम कहा जाता है, परिपथ को हल किया जा सकता है। आज इसी के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। उसी सेकंड नियम की सहायता से परिपथ को हल किया जा रहा है। मान लिया कि एक ऐसा परिपथ है जिसमें एक वोल्टा स्रोत E और प्रतिबाधा Z1, Z2, Z3, Z4 और Z5 लगी हुई है। ये प्रतिबाधाएं इस परिपथ में जुड़ी है। इस वोल्टा स्रोत कैपिटल E के कारण इसमें प्रवाहित धारा का मान लिया I1 है, जिसे अपन क्या कह रहे हैं, लूप फर्स्ट कह रहे हैं। इस वाले में प्रवाहित धारा का मान I2 है, जिसे अपन लूप सेकंड कह रहे हैं। और इस वाले में प्रवाहित धारा का मान I3 है, लूप जिसे थर्ड कह रहे हैं अपन। तो लूप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीन लूप है। वैसे ये एक पूरा भी दो को मिला के भी एक लूप कहलाएगा, फर्स्ट और सेकंड को मिला के भी, सेकंड और थर्ड को मिला के भी एक लूप कहलाएगा, या पूरा भी एक लूप कहलाएगा। वो अपने यूज में नहीं आने वाले हैं। अपन एक लूप फर्स्ट, लूप सेकंड और लूप थर्ड में इसको मान लिया है। लूप फर्स्ट में वोल्टा स्रोत के कारण धारा प्रवाहित हो रही है I1, लूप सेकंड में प्रवाहित हो रही है I2 और थर्ड में प्रवाहित हो रही है I3। इस लूप या पास विश्लेषण विधि में किरचॉफ के वोल्टा नियम की सहायता से प्रवाहित धाराओं का मान ज्ञात किया जाता है, अर्थात I1 का मान, I2 का मान और I3 का मान इस नियम की सहायता से ज्ञात किया जाता है। अब बात करें अपन लूप फर्स्ट में किरचॉफ का वोल्टा नियम अप्लाई कर रहे हैं। सभी लोग जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है ये, किरचॉफ का द्वितीय नियम या वोल्टा नियम। ये नियम ये कहता है कि यदि कोई परिपथ बंद है तो उस परिपथ में कुल वोल्टाओं का बीजीय योग शून्य होता है, अर्थात समेशन V बराबर 0 है। लूप फर्स्ट के लिए बात करें तो भी समेशन V बराबर 0 है, सेकंड की बात करें तो भी समेशन V बराबर 0 है, और थर्ड की बात करें तो भी समेशन V बराबर 0 है। पहले लूप फर्स्ट की बात करें अपन। फर्स्ट में धारा बह रही है I1 और प्रतिबाधा लगी हुई है एक Z1, एक Z3 और एक वोल्टा स्रोत लगा हुआ है E। अपन वोल्टाओं की बात करें तो सबसे पहले अपन प्लस से माइनस की ओर चल रहे हैं। Z1 में प्रवाहित धारा है I1, Z1 है प्रतिबाधा। इस प्रतिबाधा में धारा बह रही है I1, तो इस पर वोल्टा का मान कितना हो गया, V बराबर I इंटू Z। इसका मतलब है, सबसे पहले बात करें तो अपने पास आ गया Z1 I1। सभी लोग ध्यान से समझना, इस समेशन V को खोल रहे हैं, इस योगफल को खोल रहे हैं। तो इसमें धारा बह रही है I1 और इसकी प्रतिबाधा है Z1। तो ओम के नियम के अनुसार V बराबर होता है IR, या इसको लिख सकते हैं अपन I इंटू Z, IZ। Z प्रतिबाधा है या R प्रतिरोध है, तो I इंटू Z धारा और
प्रतिबाधा का गुणनफल किसको व्यक्त करेगा? वोल्टता का या विभवांतर को व्यक्त करेगा। तो सबसे पहले इस Z1 पर वोल्टता का मान है Z1 I1। फिर बात करें अपन Z3 में चल रहे हैं। Z3 में देखना, इधर से धारा बह रही है I1 और ये धारा बह रही है I2। अपन इस दिशा में चल रहे हैं क्लॉकवाइज, तो इससे प्रवाहित धारा का मान, परिणामी धारा का मान हो गया I1 माइनस I2। तो अपने पास आ गया प्लस, प्रतिबाधा है Z3 I1 माइनस I2। फिर ई पर आ गए, ये है माइनस से प्लस, अपन चल रहे थे प्लस से माइनस की ओर, तो अपने पास हो गया माइनस ई बराबर 0। समेशन V बराबर 0 है, तो मल्टीप्लाई कर लिया Z1 I1 प्लस Z3 I1 माइनस Z3 I2, इसको इधर भेज दिया बराबर E। इन दोनों से I1 कॉमन आ रहा है, तो अपने पास हो गया Z1 प्लस Z3 I1 माइनस Z3 I2 बराबर E, जिसको भी ऐसे लिखा जा सकता है। इसको प्लस लगा देता हूं और इसको लिख दिया मैंने माइनस Z3 I2। समीकरण नंबर 1 दे दिया। ये इस पर से अपन ने लूप फर्स्ट में वोल्टता नियम लगाया, उसी प्रकार अपन बात करें लूप सेकंड में किरचॉफ के वोल्टता नियम से। इसको अपन क्या बोलते हैं? द्वितीय नियम। देखना भाई, द्वितीय नियम वही है, समेशन V बराबर 0, कुल वोल्टताओं का बीजीय योग क्या है? 0 है। Z2 से प्रवाहित धारा है I2, तो इस पर वोल्टता कितनी हो गई? Z2 I2। तो अपन लिखेंगे इसको Z2 I2 प्लस Z4 कॉमन है, Z3 में भी कॉमन है और 2 में भी। लूप सेकंड और थर्ड दोनों में कॉमन है, इसका मतलब इससे धारा बह रही है I2 इधर की ओर और I3 इधर की ओर प्रवाहित हो रही है। तो इधर की ओर चल रहे हैं अपन क्लॉकवाइज, इसका मतलब है I2 माइनस I3 इसमें परिणामी धारा बह रही है। तो Z4 पर जो वोल्टता होगी वो क्या होगी? Z4 I2 माइनस I3 प्लस, फिर बात करें अपन यहां से यहां गए, Z3 भी दोनों में कॉमन है, फर्स्ट लूप और सेकंड में कॉमन है। इसका मतलब Z3 से प्रवाहित होने वाली धारा क्या है? I2 इधर की ओर बह रही है और I1 इधर की ओर बह रही है। तो पहले वाले में अपन बात किए थे I1 माइनस I2, और इसमें क्या होगा? I2 माइनस I1। तो अपने पास हो गया Z3 I2 माइनस I1 बराबर 0। ये समझ में आ जाना चाहिए, लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में ये बार बार काम आएगा। सेकंड नियम समेशन V बराबर 0, जहां कोई नियम काम नहीं करता है वहां पर यदि सर्किट बंद है तो किरचॉफ का वोल्टता नियम कार्य करता है, जिसकी सहायता से परिपथ को हल किया जा सकता है। तो इसको अपन ने हल कर लिया, Z2 I2 प्लस Z4 I2 माइनस Z4 I3 प्लस Z3 I2 माइनस Z3 I1 बराबर 0। इस वाले पूरे समीकरण में I1 का गुणांक है माइनस Z3, तो इसको पहले लिख लिया माइनस Z3 I1। फिर I2 की टर्म है 3, तो इनसे I2 कॉमन ले लिया, यहाँ से Z2 बच गया, यहाँ से Z3 और यहाँ से Z4, तो अपने पास आ गया Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 I2 और प्लस I3 की एक ही टर्म है, क्या है? माइनस का Z4 I3 बराबर 0। इसमें E नहीं है द्वितीय में, इसका मतलब E का उपयोग नहीं करना है। समीकरण नंबर 2 आ गया। जैसे समीकरण 1 प्राप्त किया वैसा ही 2 भी मिल गया। लूप फर्स्ट से 1 मिला और लूप सेकंड से 2 समीकरण आ गए। ऐसे ही समीकरण नंबर 3 प्राप्त करने के लिए अपन लूप थर्ड की बात करते हैं। जैसा फर्स्ट और सेकंड में किरचॉफ का वोल्टता नियम लगाया, वैसे ही लूप थर्ड में वोल्टता नियम से आप लोग जानते हैं वोल्टता नियम वही समेशन V बराबर 0। लूप थर्ड में वोल्टताओं का बीजीय योग 0 होगा, अर्थात समेशन V बराबर 0। वही
समेशन वी योगफल वी है, इसको खोलना है। तो इसको खोलने के लिए देखना, जिस प्रकार से फर्स्ट में अप्लाई किया वैसे ही सेकंड में, और उसी प्रकार थर्ड की बात करें, थर्ड में धारा बह रही है I3, ये धारा की दिशा को व्यक्त कर रहा है। I3 धारा Z5 से प्रवाहित हो रही है, तो मैंने लिख दिया इसको Z5I3 वोल्टा का मान। योगफल को खोल रहे हैं, यहां से इसमें आ गए, ये कॉमन है सेकंड और थर्ड में, इसमें धारा I3 इधर से और I2 इधर से, तो अपन इधर की ओर चल रहे हैं, तो I3 माइनस I2 Z4, तो प्लस Z4 I3 माइनस I2 बराबर 0। ये समीकरण हो गया लूप थर्ड के लिए। अब देखना Z5 I3 प्लस Z4 I3 माइनस Z4 I2 बराबर 0। क्या इसमें I1 की टर्म है? नहीं है। इसका मतलब I1 का गुणांक नहीं है, जिसको अपन 0 इंटू I1 भी लिख सकते हैं, या नहीं लिखे तो आगे लिख लेंगे, मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिख लेंगे लिए। अपने पास I2 का गुणांक क्या है? माइनस का Z4 I2, इसको ऐसे लिख लिया। I3 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो प्लस Z4 प्लस Z5 I3 बराबर 0, या I1 नहीं है तो अपन इसको 0 इंटू I1 भी लिख सकते हैं। तो अपने पास आ गया समीकरण नंबर 3। देखो कितने समीकरण प्राप्त हुए अपने को? 3 लूप है, 3 समीकरण प्राप्त हुए। इसको प्राप्त करने के लिए देखना, इसमें संधि बिंदु की यदि बात करें तो एक संधि बिंदु ये वाला है, एक संधि बिंदु ये वाला है, और एक संधि बिंदु ये कहो और चाहे ये कहो, दोनों एक ही चीजें हैं। पहले पिछले क्लास में अपन पढ़ चुके हैं, प्रथम नियम की सहायता से अपन ने देखा था, संधि या नोड का विश्लेषण देख चुके थे। तो कितने संधि बिंदु है इसमें? 3। तो अपन देखो बात करें तो संधि बिंदुओं की यदि बात करें तो संधि बिंदु है 3। संधि बिंदु कितने हैं? 3। और शाखा की बात करें, संधि बिंदु को n से डिनोट करते हैं, n बराबर 3 आ गया। यदि शाखा की बात करें तो शाखा कितनी है? 1 2 3 4 और 5। इसमें शाखाओं की यदि बात करते हैं तो कितनी शाखाएं इस परिपथ में? 5 शाखाएं, जिसको अपन लिख सकते हैं b बराबर 5 शाखा, ब्रांच। शाखा कितनी है? 5 है। तो समीकरण कितने प्राप्त होंगे यदि किसी परिपथ में शाखाओं की संख्या b है और संधियों की संख्या n है? तो प्राप्त होने वाले समीकरणों की संख्या, समीकरण कितने मिलेंगे? b माइनस n प्लस 1 समीकरणों की संख्या प्राप्त होगी। देखो इसमें b का मान कितना है? 5, n का मान कितना है? 3, और प्लस 1 बराबर कितना आ गया? 3। तो कितने समीकरण मिले अपने को? 3 समीकरण। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 अपने को प्राप्त हो चुके हैं। तो इस प्रकार से यदि किसी जाल में या किसी परिपथ में शाखाओं की संख्या कैपिटल B है और संधियों की संख्या कैपिटल N है, तो उस परिपथ में किरचॉफ के द्वितीय नियम की सहायता से प्राप्त होने वाले समीकरणों की संख्या b माइनस n प्लस 1 होगी। जैसा यहाँ कितना प्राप्त हुआ? 3 समीकरण प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 आपको लिखना आना चाहिए। यदि नहीं समझ में आता है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको पुनः स्पष्ट कर दिया जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं, समीकरण 1 प्राप्त हो गया, समीकरण 2 और समीकरण 3 अपने को प्राप्त हो गया है। समीकरण 1, 2 और 3 को मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिख लेते हैं। इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं अपन, मैट्रिक्स फॉर्म में इनको लिखा जाता है। तो देखो समीकरण 1, 2 तथा 3 को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर मैट्रिक्स रूप में इनको लिख रहे हैं अपन। तो देखोगे समीकरण 1 दिखाई दे रहा है सभी को। अब मैं इस समीकरण 1 में देखना, समीकरण
एक अपने पास ये है Z1I1 प्लस I1 माइनस I2 Z3 इक्वल टू E, जिसको ऐसे लिखा था अपन ने Z1 प्लस Z3 I1 प्लस Z3 I2 सॉरी माइनस का Z3 I2 बराबर E। ये है समीकरण 1। तो देखना समीकरण 1, 2 और 3 को मैट्रिक्स रूप में लिख रहे हैं। समीकरण 1 में I1 का गुणांक क्या है Z1 प्लस Z3, क्या है I1 का गुणांक Z1 प्लस Z3, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया Z1 प्लस Z3। I2 का गुणांक क्या है इसमें माइनस का Z3, और I3 नहीं है इसमें, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं 0। फिर बात करें अपन समीकरण 2 में। समीकरण 2 में I1 का गुणांक है माइनस का Z3, I2 का गुणांक है Z2 प्लस Z3 प्लस Z4, और I3 का गुणांक है माइनस का Z4। ऐसे ही समीकरण नंबर 3 में I1 का गुणांक नहीं है, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं 0, I2 का गुणांक है माइनस का Z4, और I3 का गुणांक है Z4 प्लस Z5। I1 I2 I3 और इधर है E0 0। ये एक समीकरण प्राप्त हुई अपने को, समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 मैट्रिक्स फॉर्मेट में है, जिसमें पहली जो मैट्रिक्स है ये प्रतिबाधा की मैट्रिक्स कहलाती है, दूसरी जो मैट्रिक्स है ये धारा की मैट्रिक्स कहलाती है। इसको बोलते हैं, इस वाली को प्रतिबाधा मैट्रिक्स, ये वाली जो है इसको बोलते हैं धारा मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं वोल्टा मैट्रिक्स। इसको जेड मैट्रिक्स भी कहा जाता है, इसको आई मैट्रिक्स और इसको ई मैट्रिक्स कहा जाता है। देखो भाई, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या अपन इसको इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं Z11, Z12, Z13, Z21, Z22, Z23, Z31, Z32 और Z33। इसको प्रतिबाधा की मैट्रिक्स कहा जाता है। ये आपके पास है ही I1, I2, I3 बराबर E0 0। इस प्रकार से भी अपन इसको डिनोट कर सकते हैं। तो बात सबसे पहले है इस Z11 क्या है, Z11 किसको लिखा है Z1 प्लस Z3 को, Z1 प्लस Z3 को क्या पुट किया मैंने Z11, Z11 है Z1 प्लस Z3, और देखना Z1 प्लस Z3 लूप फर्स्ट की प्रतिबाधा है। तो ये क्या है, प्रथम लूप, प्रथम पास या लूप की प्रतिबाधा, कुल प्रतिबाधा। फिर बात कर रहा हूं मैं इस Z12, या ये ले लो आप पहले Z22, देखना Z22 ये है Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 को क्या लिखा है Z22। तो Z2 प्लस Z3 प्लस Z4, देखो सेकंड लूप की कुल प्रतिबाधा। तो ये क्या है, द्वितीय पास की कुल प्रतिबाधा, कुल प्रतिबाधा है। ऐसे ही अपन बात करें Z33 की, Z33 में देखना किसको लिखा है Z33, Z4 प्लस Z5, Z4 प्लस Z5 Z33 लिखा है Z4 प्लस Z5, तीसरे लूप की पास की कुल प्रतिबाधा। तो ये क्या है, तृतीय पास की प्रतिबाधा या कुल प्रतिबाधा। अब बात करें अपने पास है
Z12 बराबर है Z21। Z12 का मान क्या है आपके पास में माइनस Z3 और Z21 का मान क्या है माइनस का Z3, तो बराबर है माइनस का Z3। Z12 और Z21 माइनस Z3, Z3 क्या है Z3। 1 2 1 और 2 फर्स्ट और सेकंड प्रथम और द्वितीय लूप के मध्य की प्रतिबाधा, 2 1 द्वितीय और प्रथम के मध्य की प्रतिबाधा, इसको बोलते हैं प्रथम व द्वितीय पास की अन्योन्य प्रतिबाधा। कैसी प्रतिबाधा? म्यूचुअल इम्पीडेंस है ये। फिर बात करें इसी प्रकार अपने पास में Z23 और Z32, Z23 बराबर Z32। Z23 किसको लिखा है Z23 माइनस Z4 और Z32 माइनस Z4, तो इसका मान कितना है माइनस का Z4। ये क्या है Z23 और Z32, 2 और 3 द्वितीय और तृतीय के मध्य की अन्योन्य प्रतिबाधा, 3 और 2 तृतीय और द्वितीय के मध्य की अन्योन्य प्रतिबाधा क्या लगी हुई है Z4, तो ये क्या है Z4 है। तो ये आपके पास में द्वितीय व तृतीय पास की अन्योन्य प्रतिबाधा। और इसी प्रकार से देखना Z31 और Z13 बराबर Z31 बराबर क्या मान है इसका Z13 और Z31 मान क्या है इसका 0। इसका मतलब 1 और 3 के मध्य कोई प्रतिबाधा नहीं है। तो ये है प्रथम व तृतीय पास के मध्य की प्रतिबाधा। इसका मान कितना है 0 है, इसका मतलब कोई प्रतिबाधा नहीं है। तो इस प्रकार से ये प्रतिबाधा की मैट्रिक्स कहलाती है, धारा की मैट्रिक्स, और ये वोल्टता की मैट्रिक्स कहलाती है। अपने को धारा I1 I2 I3 का मान निकालना है, तो सबसे पहले इस प्रतिबाधा की जो मैट्रिक्स है, ये इस प्रतिबाधा की मैट्रिक्स को सारणिक रूप में हल किया जाता है। तो मैं इस प्रतिबाधा मैट्रिक्स को किस में परिवर्तित कर लेते हैं, सारणिक रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। तो देखना प्रतिबाधा मैट्रिक्स को सारणिक डिटर्मिनेंट रूप में लिखने पर, सारणिक रूप में लिख लिया, इसको कहेंगे डेल्टा Z कुल प्रतिबाधा या प्रतिबाधा की मैट्रिक्स है। Z1 प्लस Z3, Z11 का मान है, Z माइनस का Z3 और 0, Z21 का मान है माइनस का Z3, 23 का मान आपके पास में माइनस का Z22 का मान है Z2 प्लस Z3 प्लस Z4, और Z23 का मान आपके पास में कितना है माइनस का Z4। Z31 का मान आपके पास में कितना है 0, और Z32 का मान आपके पास में कितना है माइनस का Z4, और ये है Z4 प्लस Z5। इस प्रकार से इस जो प्रतिबाधा की मैट्रिक्स अभी लिखी थी उसको किस में परिवर्तित कर लिया, अपने इसको किस रूप में लिख लिया, सारणिक रूप में। सारणिक रूप में हल कर सकते हैं अपन, सारणिक हल करना आती है सभी को। इसको हल करेंगे तो डेल्टा Z बराबर क्या आएगा Z1 प्लस Z3,
ये कैंसिल और ये कैंसिल, इसका गुणा माइनस इसका गुणा, तो देखना इसको अपन लिख सकते हैं इस प्रकार से Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 गुणा Z4 प्लस Z5, माइनस का ये माइनस से माइनस प्लस और माइनस माइनस, ये हो जाएगा Z4 इंटू Z4, Z4 इंटू Z4। फिर दूसरा माइनस का, और माइनस ही ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा प्लस का Z3, ये कैंसिल और ये कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा माइनस का Z3 Z4 प्लस Z5, ये अपने पास इसका मान प्राप्त हो चुका है। तो डेल्टा जेड का मान इस प्रकार से कैलकुलेट कर लेंगे अपन। फिर अपने पास में है ये, जैसे डेल्टा जेड का मान प्राप्त किया, जो भी अपने पास समीकरण आ गई, समीकरण नंबर 4 दे दिया मैंने, इसको 5 दे दिया, 4 पी। अब देखो अपने को निकालना मान है सबसे पहले डेल्टा 1। क्या मान निकालना है? डेल्टा 1 क्या होता है देखोगे सभी लोग, डेल्टा जेड सभी ने निकाल लिया। जब इस प्रतिबाधा की मैट्रिक्स के प्रथम स्तंभ को वोल्टा मैट्रिक्स से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो ये डेल्टा 1 के मान को व्यक्त करता है। यदि मैंने इसको ऐसे लिख लूं, ई वोल्टा मैट्रिक्स क्या है 0 0, ये माइनस का Z3 Z2 प्लस Z3 प्लस Z4, ये है माइनस का Z4 0 माइनस का Z4 और ये Z4 प्लस Z5। समझना ध्यान से, ये समीकरण नंबर 6 आ गया है। इस प्रतिबाधा की मैट्रिक्स के प्रथम स्तंभ को जब वोल्टा मैट्रिक्स से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो ये डेल्टा 1 के मान को व्यक्त करता है। इस प्रकार से जब डेल्टा 1 प्राप्त हो जाए तो इस डेल्टा 1 और इस डेल्टा जेड का अनुपात धारा I1 कहलाता है। तो I1 क्या मिलेगा आपको? डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा जेड। तो डेल्टा 1 इस प्रकार से प्राप्त करेंगे और डेल्टा जेड ये आपको प्राप्त हो चुका है। कुल प्रतिबाधा और डेल्टा 1 निकालने के लिए प्रतिबाधा मैट्रिक्स के प्रथम स्तंभ को किससे परिवर्तित कर देंगे? वोल्टा मैट्रिक्स से। तो अपने पास ये मिलेगा समीकरण नंबर 7। इसी प्रकार जब आप इस प्रतिबाधा की मैट्रिक्स के द्वितीय स्तंभ को वोल्टा मैट्रिक्स से प्रतिस्थापित कर दोगे तो अपने पास में डेल्टा 2 प्राप्त होगा। इस डेल्टा 2 का मान कितना होगा? प्रथम मैट्रिक्स है Z1 प्लस Z3 माइनस का Z3 0, इसको E 0 0, ये आपके पास में हो गया 0 Z4 और ये हो जाएगा Z4 प्लस Z5। ये आपके पास में जो मैट्रिक्स का मान जो होगा, जिसे अपन सारणिक रूप में लिख रहे हैं, ये डेल्टा 2 का मान होगा। जब डेल्टा 2 प्राप्त हो जाए तो I2 का मान फाइंड कर सकते हैं। I2 क्या होगा? डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा जेड होगा, समीकरण नंबर 8। इसी प्रकार अपन नेक्स्ट मान निकाल सकते हैं, जिस प्रकार से I3 का भी मान ज्ञात किया जा सकता है। तो I3 अपने पास में क्या होगा? I3 का मान निकालने के लिए I3 बराबर क्या होगा? डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा जेड, समीकरण नंबर 8। डेल्टा 3 क्या होगा? इस प्रतिबाधा के तृतीय स्तंभ मैट्रिक्स के तीसरे स्तंभ को वोल्टा मैट्रिक्स से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा तो अपने पास में डेल्टा 3 का मान प्राप्त होगा। डेल्टा जेड का मान सभी के लिए समान है तो अपन I3 का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से अपन IR का मान निकाला जा सकता है, डेल्टा R अपॉन डेल्टा जेड। तो इस प्रकार से परिपथ विश्लेषण में पास या लूप के द्वारा विश्लेषण के द्वारा अपन लूप में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो किरचॉफ के धारा नियम की सहायता से वोल्टाओं का मान और वोल्टा नियम की सहायता से धाराओं का मान ज्ञात किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये विश्लेषण विधि है, इसको सभी लोग ध्यान से पढ़ना, समझने का प्रयास करना। नेक्स्ट अपन